देखो ऐसा है, ये जो सरकार है भजनलाल सरकार, ये डरी हुई है नौजवानों से, युवाओं से जो लोगों के हक की बात करते हैं। भजनलाल सरकार जेल और मुकदमे तो बहुत छोटी बात है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आप जो कुछ कर सकते हो वो आप कर लीजिए। राजस्थान के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो और इस मदन दिलावर जी को यहाँ से हटा दो, क्योंकि मदन दिलावर जी उस हालात में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है तो शिक्षा विभाग को संभाल सके। कि मदन राठौड़ जी, आपकी तो पहचान ही फर्जी है। सबसे बड़ी पहचान आपकी फर्जी है कि आप मदन राठौड़ जी को यहाँ से हटा दीजिए, एक मदन दिलावर जी को हटा दीजिए। इन दोनों व्यक्तियों को कार्यकाल समाप्त करके घर बैठाइए। आम आदमी सोशल मीडिया का या मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएगा स्कूल परिसर में। आदेश तो ये होना चाहिए कि राजस्थान में जो 10,000 स्कूलें खराब है उनकी स्थिति ठीक करेंगे बच्चों के लिए। तो जब सरकार अगर एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, तो समानता का अधिकार है हर व्यक्ति का, तो फिर सरकार क्या दे सकती है नौजवानों को। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं स्कूलों में अच्छी टॉयलेट, अच्छे मिड डे मील, अच्छे फैसिलिटी में बच्चों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी जो हमारे समाज के बड़े नेता है, उनसे भजनलाल सरकार ने समझौता करा कि किसानों के मुकदमे वापस हो जाएंगे। ऐसे में अगर अभी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ी 2028 में तो क्या मीणा गुजर एक साथ में? राजस्थान में निकाय और पंचायत चुनाव की घोषणा हो चुकी है। आज लॉटरियां डली हैं, तमाम वार्डों की लॉटरियां आज खुल चुकी हैं। आप बता दें कि इस चुनाव का लंबे समय से इंतजार था, करीब 2 वर्ष की देरी से ये चुनाव राजस्थान में हो रहे हैं। ऐसे में तमाम बयानबाजी और सियासत भी इस समय गर्म है। आपको बता दें कि आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता मनोज मीणा है। मनोज मीणा जी, लगातार राजस्थान की सियासत में बयानबाजियां तेज हो रही हैं और नरेश मीणा की अभी हाल ही में गिरफ्तारी हुई पंचायत चुनाव से लेकर, मीणा समाज पूरा इसको किस तरह से देखता है? क्योंकि पूर्वी राजस्थान समेत हाड़ौती में भी बड़ी प्रतिस्पर्धा नरेश मीणा पैदा कर रही है। देखो ऐसा है, ये जो सरकार है भजनलाल सरकार, ये डरी हुई है नौजवानों से, युवाओं से जो लोगों के हक की बात करते हैं, जनता के लिए जो मुद्दों पर लड़ाई लड़ते हैं। और ये सरकार की मानसिकता को दिखाता है कि नरेश मीणा का गुनाह क्या था कि पीपलोदी में, झालावाड़ में जो छत गिरी स्कूल की, उससे 7 बच्चे मर गए, आदिवासी और हमारे समाज के, और उनके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी और सरकार ने उनकी जमानत खारिज करवा के उन्हें जेल भेज दिया। तो कहीं ना कहीं दिखाता है कि अगर वो न्याय की बात करेगा तो ये सरकार उसको डराएगी, ये सरकार उसको धमकाएगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, ना तो नरेश मीणा डरने वाला जेल जाने से, ना मनोज मीणा डरने वाला जेल जाने से। हम किसानों के लिए, नौजवानों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ेंगे। भजनलाल सरकार जेल और मुकदमे तो बहुत छोटी बात है। मैं आपके माध्यम से कहूँगा कि आप जो कुछ कर सकते हो वो आप कर लीजिए। और जनता में इतना आक्रोश है कि आपने नरेश मीणा को, चाहे जेल भेजने का मामला हो, चाहे आदिवासियों की बेइज्जती करने का मामला हो, चाहे हमारे समाज के अन्य मामलों में आपकी पार्टी की जो मानसिकता है वो चाहे सामने आई हो, पूरे लोगों में एक विरोध है। और पंचायत चुनाव में भजनलाल सरकार को उनकी औकात पता लग जाएगी कि आदिवासी समाज कितना बड़ा समाज है। इनके बिना सत्ता की कुर्सी पे बैठना आसान नहीं है साहब। मैं आपके माध्यम से कहूँगा, आने वाले चुनाव में, पंचायत चुनाव में, इनको हम बताएंगे कि हम क्या चीज़ है और क्या हमें ताकत है और कितना बड़ा फर्क है। नरेश मीणा की गिरफ्तारी सहित तमाम मुद्दों का आपको देखने को मिलेगा चुनाव पे। अभी एक पंचायती राज विभाग द्वारा फरमान जारी किया गया, आपने स्कूलों का जिक्र किया, झालावाड़ पिपलोदी की घटना का जिक्र किया। अब मीडिया और आम आदमी सोशल मीडिया का या मीडिया का उपयोग नहीं कर पाएगा स्कूल परिसर में जाकर। देखो, ये जो सरकार ने आदेश निकाला है, ये आदेश दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजस्थान में ऐसी सरकार चल रही है जो डरी हुई है। स्कूलों को ठीक करने की बजाय ये आदेश निकाल रही है कि स्कूल में कोई आएगा नहीं। आदेश तो ये होना चाहिए कि राजस्थान में जो 10,000 स्कूलें खराब है उनकी स्थिति ठीक करेंगे, बच्चों के लिए अच्छी लैब की व्यवस्था करेंगे, अच्छे टॉयलेट की व्यवस्था करेंगे, अच्छे पानी की व्यवस्था करेंगे, अच्छी फैसिलिटी की व्यवस्था करेंगे। लेकिन वो ना करके उल्टा आदेश निकाल रहे कि स्कूल में कोई नहीं जाएंगे। तो मेरे को ये बताओ, कैसे पता लगेगा कि स्कूल में क्या गलत चल रहा है, क्या खराब चल रहा है? कल के दिन ये कह देंगे साहब कि अस्पताल में कोई नहीं जाएगा, कल के दिन ये कह देंगे साहब कि वित्त विभाग में कोई नहीं जाएगा, कल के दिन ये कह देंगे कॉलेजों में कोई नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये तो लोगों की आवाज़ दबाने का काम हो गया लोकतंत्र में। ये तो हिटलरशाही हो गई। और भजनलाल सरकार में अगर इस प्रकार की चीज़ें हो रही है तो कहीं ना कहीं सरकार को डर है, निकाय चुनावों को लेकर भी डर है और जनता में जो आक्रोश है उसको लेकर भी डर है। और मैं आपको बता दूं कि इस सत्र में भी, जो ये मानसून सत्र चला है, लगातार जब बारिश हो रही है तो कई स्कूलों की छत गिर गई। थाना गाजी में बच्चे धरने पे बैठे हैं और रोज कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में पानी नहीं है, फर्नीचर नहीं है, रास्ता नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। तो जब सरकार अगर एक अच्छी शिक्षा नहीं दे सकती, तो समानता का अधिकार है हर व्यक्ति का, तो फिर सरकार क्या दे सकती है नौजवानों को और हमारे राज्य के युवाओं को? तो सरकार को विचार करना चाहिए इस मुद्दे पे।
और इस अध्यादेश का जो इस सरकार ने जो बिल पास करा है, इसका अभी जो ये लेटर निकाला है, इसका मुझे लगता है कि आने वाली 20 अगस्त को विधानसभा में जो तमाम जो नेता है वो भी विरोध करेंगे, कांग्रेस पार्टी के जो विपक्ष के नेता है, और इसका विरोध सड़कों पर भी आपको देखने को मिलेगा। हम भी इस बात का विरोध करेंगे सड़कों पर उतर के कि इस आदेश को खारिज करा जाए। ये तुगलकी फरमान है जिसको हम बिल्कुल मंजूर नहीं करेंगे, इसके खिलाफ बढ़ चढ़ के बोलेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहूंगा, मदन दिलावर जी, आप इस प्रकार की मानसिकता अगर रखोगे तो आपके लिए ठीक नहीं है। हर जगह आप उल्टा बयान देते हो, हर जगह आप उल्टे काम करते हो। मदन दिलावर जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं राजस्थान की स्कूलों को सुधारूंगा शिक्षा मंत्री होने के नाते। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं स्कूलों में अच्छी टॉयलेट, अच्छे मिड डे मील, अच्छे फैसिलिटी में बच्चों के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। वो बयान देंगे तो औंधे सीधे बयान उनसे बीजेपी दिलाती है और उसी के चलते वो कुर्सी पे बैठे हुए। मैं कहूंगा भजन लाल जी से, और अगर कोई सुन रहा है तो मैं मोदी जी से भी कहूंगा कि आप राजस्थान के बच्चों का भविष्य बर्बाद मत करो और इस मदन दिलावर जी को यहाँ से हटा दो, क्योंकि मदन दिलावर जी उस हालात में नहीं है, उस स्थिति में नहीं है तो शिक्षा विभाग को संभाल सके। आए दिन जिस प्रकार से बयान देते हैं उनकी मानसिकता मुझे ठीक नहीं लगती। आदिवासी समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है राजस्थान की राजनीति में। विश्व आदिवासी दिवस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी का बयान आता है, उसे मीणा समाज किस तरह से देखता है, आदिवासी समाज नहीं, ये जो बयान है ये बहुत दुखद है। सब हमें बहुत इस बयान से तकलीफ हुई कि हम जिस दिन को धूमधाम से मनाते हैं और पूरी देश दुनिया मनाती है, और आदिवासी वो समाज है जो प्रकृति का रक्षक है, जल जंगल जमीन की बात करता है, उस समाज की इस प्रकार से बेइज्जती करना कि 9 अगस्त आदिवासियों का जो ये दिवस है ये फर्जी है। मैं कहूँगा मदन राठौड़ जी से, सबसे पहली बात तो आपकी आइडेंटिटी फर्जी है। आप सार्वजनिक बयान देके एक बार ये जारी करो कि आप तेली समाज से आते हो, आप राठौड़ नहीं हो। आपने राठौड़ ऐसे लगा रखा है जैसे कि कोई भैया आप राजपूत समाज से आते हो, आप तेली समाज से आते हो। आपने ये लोगों से छुपाया है, आज तक नहीं बताया, और इसी के चलते आप प्रदेश अध्यक्ष बन गए। और आप अच्छा काम करने की बजाय आप आए दिन औंधे सीधे बयान देते हो, उठपटांग बातें करते हो कि आदिवासी दिवस फर्जी है, ये फर्जी है, वो फर्जी है। मैं कहूँगा आपके माध्यम से कि मदन राठौड़ जी, आपकी तो पहचान ही फर्जी है, सबसे बड़ी पहचान आपकी फर्जी है। और आपकी पार्टी की अगर ये मानसिकता आदिवासियों के प्रति है तो पंचायत निकाय चुनाव में देख लेंगे कि हमारी ताकत क्या है और आपकी पार्टी की क्या ताकत है। आप सत्ता में आ जाना 2028 में, फिर देख लेंगे आपको। पूर्वी राजस्थान में हमारी बड़ी संख्या है, दक्षिणी राजस्थान में हमारी बड़ी संख्या है, हाडोती में हमारी बड़ी संख्या है, और इन तीनों राजस्थान के कोणों के बिना राजस्थान में सरकार नहीं बनती। और हमारे बिना सरकार बना के दिखा देना मदन राठौड़ जी, तो हम मान जाएंगे कि आपकी पार्टी में बहुत ताकत है और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। आपने जो हमारी समाज की, जो आदिवासी समाज की जो बेइज्जती करी है ना, इसकी कीमत मदन राठौड़ जी को चुकानी पड़ेगी। और मैं तो कहूँगा उनकी पार्टी से, जो उनके अध्यक्ष है उनसे, कि आप मदन राठौड़ जी को यहाँ से हटा दीजिए, एक मदन दिलावर जी को हटा दीजिए, इन दोनों व्यक्तियों को कार्यकाल समाप्त करके घर बैठाइए, जिससे कम से कम और व्यक्ति आए तो जनता के लिए काम कर सके। इनकी मानसिकता जनता के लिए ठीक नहीं है। मानगढ़ धाम को लेकर भी लगातार चर्चा हो रही है, क्योंकि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की लंबे समय से मांग थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम पर यह घोषणा की। बिल्कुल आपकी सही बात है। मानगढ़ धाम हमारे लिए, हमारी अस्मिता का, हमारी आस्था का हमारा केंद्र है। और वो मानगढ़ धाम जहाँ गोविंद गिरी के नेतृत्व में 1500 आदिवासियों पे गोली चला दी गई, इतने लोगों को एक साथ मार दिया गया, और मोदी जी वहाँ जाते हैं, 3 स्टेटों के मुख्यमंत्री को वहाँ ले जाते हैं, क्योंकि मानगढ़ धाम केंद्र है गुजरात का, महाराष्ट्र का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, ये उस जगह आसपास वहाँ केंद्र है उस चीज़ का। लेकिन इस प्रकार कि उन्होंने वहाँ जाके घोषणा करी कि मानगढ़ धाम में हमारी आस्था है और हम इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करेंगे, तो मोदी जी आप झूठ बोलना बंद करिए आदिवासियों के साथ में। आप आदिवासियों के साथ धोखा कर रहे हो, खिलवाड़ कर रहे हो, वादा खिलाफी कर रहे हो। अभी लोकसभा में कार्रवाई में जब हनुमान बेनीवाल जी ने सवाल पूछा तो उन्होंने ये कहा कि हम राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करेंगे, और उन्हें आदिवासी समाज की कोई कदर नहीं है। तो मैं कहना चाहूँगा कि देश में आदिवासी समाज बड़ी संख्या में है, और मानगढ़ धाम हमारे देश के तमाम आदिवासियों का केंद्र है। राजस्थान नहीं, पूरे भारत के आदिवासियों की आस्था का केंद्र है मानगढ़ धाम। और उस प्रकार से हमारे समाज को अपमानित करना, बेइज्जत करना कहीं ना कहीं गलत है, और इस चीज का प्रभाव आपको 28 के चुनाव में देखने को मिल जाएगा। और इनको पता लग जाएगा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित नहीं करने की कीमत इनको सत्ता से बाहर जाके चुकानी पड़ेगी। मनोज भाई, पूर्वी राजस्थान में अभी 5 को लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ, 2 समाज आमने सामने हो गए थे। इस बार हम देख रहे थे
मीणा हाईकोर्ट में बड़ा राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन किया और एक बार फिर मीणा गुर्जर भाईचारे की बात की गई। आप लोग युवा नेता हैं, युवा राजनीति में हैं, आप लोग किस तरह से देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को? और अब भी लंबे समय आंदोलन चला, तमाम मुकदमे दर्ज हो गए, आप कांग्रेस और बीजेपी के दोनों ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। देखो, पहली बात तो मैं क्लियर कर देता हूँ आपको कि पांचना का संघर्ष हुआ पानी के लिए। पानी खुल गया, किसानों को पानी मिल गया, गुर्जरों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। ये सही बात है कि गुर्जर हमारे भाई है, हम उनके भाई है। पांचना का जिस दिन पानी नहरों में आया, हमारा गुर्जरों से झगड़ा खत्म हो गया और उसके बाद में किसी भी जिम्मेदार व्यक्ति के मुंह से आपने गुर्जर मीणाओं को लेकर कोई बात नहीं सुनी होगी और हम भी नहीं चाहते कि गलत मैसेज समाज में जाए। हमको पानी मिल गया, किसान खुश है, सारी समस्याओं का समाधान हो गया और दोनों समाज खूब भाईचारे से रहे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी लड़ाई अब मात्र है भजन लाल सरकार से है, क्योंकि हमने पानी की मांग करी, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी और पानी की मांग के लिए भजन लाल सरकार ने हमारे ऊपर, किसानों के ऊपर अलग अलग धाराओं में मुकदमे लगा दिए। और धारा ऐसी 66 टाइप धारा है एक, आपको बताऊं मैं, वो धारा जब लगती है जब कोई अलग राज्य की मांग करे, अलग देश की मांग करे, देश की अखंडता प्रभुत्ता को अगर खतरा हो, तो ऐसी स्थिति तो बनी नहीं। किसान पानी मांग रहे थे साहब वहां बैठ के, और आपने इन संगीन धारा मुकदमे लगा दिए। और आपने डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, जो हमारे समाज के बड़े नेता है, उनसे भजन लाल सरकार ने समझौता करा कि किसानों के मुकदमे वापस हो जाएंगे। अभी तक किसानों के मुकदमे वापस नहीं हुए। गावड़ा में आंदोलन चला, बड़ी लड़ाई वहां पे लड़ी गई और अब फिर हमारे डॉक्टर साहब से सरकार ने बातचीत करी होगी। उन्होंने कहा है, राजेंद्र जी ने ये सोशल मीडिया पे डाला है कि हम सरकार से मिलेंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, मुकदमे वापस हो जाएंगे। अगर ये 20 अगस्त जो विधानसभा सत्र चलेगा उससे पहले इन मुकदमों को वापस कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो फिर ये विधानसभा भी यही है, हम भी यही हैं, विरोध करेंगे सरकार का, क्योंकि न्याय की लड़ाई है और इसको लड़ेंगे। किसानों पर जबरदस्ती मुकदमे नहीं लगने देंगे। किसानों की कोई गलती नहीं है, उन्होंने न्याय की लड़ाई लड़ी है, पानी की लड़ाई लड़ी है और हमारी अब किसी समाज से कोई द्वेष भावना नहीं है, सबसे हमारा प्रेम है, सब समाजों को साथ चलने वाला समाज है हमारा। हमारी कौम तो बहुत बोड़ी कौम है साहब, सीधी कौम है, हर कौम की मदद करती है, हर कौम के साथ खड़ी होती है और सबको भाईचारे के साथ में लेके चलती है। ऐसी कोई स्थिति अब राजस्थान में है नहीं, अब स्थिति सामान्य है। सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने को लेकर मीणा हाईकोर्ट में मंच से कहा गया कि मीणा समाज के सहयोग के बिना सचिन पायलट राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। ऐसे में अगर अभी आप भाईचारे की बात कर रहे हैं, जरूरत पड़ी 2028 में तो क्या मीणा गुर्जर एक साथ नजर आएंगे राजनीतिक रूप से? देखो, ऐसा है, अभी तो मैं सामाजिक भाईचारे की कह सकता हूँ कि सामाजिक भाईचारा अब फिर से लोगों में बढ़ेगा। पांचना का संघर्ष खत्म हुआ है और डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने बात कही थी कि गुर्जर मीणा राम लक्ष्मण की जोड़ी है। और मैंने भी सबसे पहले खंडीप में जब भाषण दिया था पहले दिन, तो मैंने भी ये बात कही थी कि भाई हमारे समाज से जो मुख्यमंत्री के दावेदार थे डॉक्टर किरोड़ी लाल जी, उनको तो बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया नहीं, उनको तो बीजेपी ने ठग लिया। और अब गुर्जर समाज की ओर से सचिन पायलट जी सर्व समाजों के लिए है, लेकिन एक बड़े नेता है राजस्थान में और लोग उम्मीद से देख रहे हैं वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो उसके लिए आपको और समाजों को साथ चाहिए और समाजों को साथ लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए मैंने उस समय कहा था कि आपस में आप इस झगड़े को आगे मत बढ़ाओ, क्योंकि पायलट साहब को नुकसान होगा राजनीतिक रूप से। और वो समय जो बात बोली गई वो हकीकत है। अगर मीणा गुर्जर एक साथ नहीं आते हैं तो राजनीतिक समीकरण दूसरी दिशा में जाएंगे। और अभी 2028 में समय है, आज मैं ये आपको बयान दूं कि आगे के राजनीतिक समीकरण एक हो जाएंगे, तो अभी तो वो जल्दबाजी है। उस समय क्या हालात, क्या परिस्थितियां बनेंगी 2028 में, तो वो उसी समय पता लगेगा। आज तो इस बात को कहना मुश्किल है, लेकिन हमारा एक ये प्रयास है कि सामाजिक भाईचारा बना रहे। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा का 2.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। अलग अलग संघर्ष आपने लंबे समय किया, कांग्रेस के राज में भी किया और बीजेपी के राज में। आप किस तरह से देखते हैं इस 2.5 वर्ष के कार्यकाल को, क्योंकि सरकार बड़ी उपलब्धि गिना रही है। कल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राजस्थान आए थे और तारीफों के पुल बांधे गए। देखो, अमित शाह जी, उन्होंने कहा कि राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भजन लाल जी, तो मेरे को तो कभी कभार लगता है कि अमित शाह जी को लोग चाणक्य कहते हैं और वो व्यक्ति ही भजन लाल जी को लोकप्रिय मुख्यमंत्री कह रहा है, तो मुझे ठीक नहीं लगता। क्योंकि भजन लाल जी ने ऐसा कोई काम नहीं करा जिससे उनकी लोकप्रियता राजस्थान में इसलिए हो कि उन्होंने अच्छे काम करे। अब मुख्यमंत्री है राजस्थान के, ये तो सही बात है, लेकिन उनके कार्यकाल को देखें तो ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिससे हमको ये गर्व हो कि यार भजन लाल जी ने इस क्षेत्र में अच्छा काम करा है, कि एजुकेशन में, कि हेल्थ में, कि अन्य डिपार्टमेंट में।
भजन लाल जी की कोई एक उपलब्धि मेरे को तो ध्यान आती नहीं है। भजन लाल जी 2.5 साल, ये जरूर है कि अमित शाह से मिलने में बिजी रहे। उनकी गाड़ी जयपुर में रुकी कितनी है? उनकी गाड़ी दिल्ली टू जयपुर, दिल्ली टू जयपुर, अमित शाह के पास वो हाजिरी लगाने जाते रहते हैं। और भजन लाल जी इस डर के चलते जाते हैं कि मुख्यमंत्री का पद मेरे से कोई छीन नहीं ले, मेरे को कोई हटा नहीं दे। तो भजन लाल जी 2.5 साल में ये जरूर है कि उन्होंने उनका मुख्यमंत्री का पद बचाने में कामयाब रहे हैं। इसलिए उनको 2.5 साल के उपलक्ष्य में ये भाषणबाजी ठीक है, वो करवा सकते हैं, और इसलिए वो प्रोग्राम भी करवा सकते हैं कि मैं 2.5 साल तक मुख्यमंत्री रह गया, मैं हट नहीं पाया। ये खुशी तो भजन लाल जी को व्यक्तिगत खुशी है, लेकिन राजस्थान को, जनता को इससे कोई मतलब नहीं है कि आप 2.5 साल रहे कि आप 5 साल रहे, लेकिन आपने काम तो कुछ करा नहीं है। व्यक्तिगत तो उनके लिए अच्छी बात है, लेकिन वैसे देखिए राजस्थान जनता के लिए तो भजन लाल जी से राजस्थान जनता नाखुश है, नाराज है। अगर आप कोई ऐसी बात पूछ दे कि भाई 10 में से कितने नंबर देंगे, तो राजस्थान की जनता उनको 10 में से 0 नंबर देने को तैयार है। और वो इसलिए है क्योंकि किसी भी फील्ड में कोई काम नहीं हुआ उनका, और उनकी कुर्सी जरूर बची है। अब 2.5 साल बाद अब इसका आकलन होगा, राजस्थान जनता कर लेगी 28 में कि उनकी कुर्सी रहेगी कि नहीं रहेगी। लेकिन मेरे को लग रहा है कि उससे पहले ये पंचायत चुनाव में आकलन हो जाएगा, और अमित शाह जी शायद लोकप्रिय मुख्यमंत्री को कहते हुए राजस्थान से विदा कर देंगे। नरेश मीणा की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहा है, क्योंकि जब पिछली बार नरेश मीणा जेल गए थे तो एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें टोंक जेल में हथियार दिखे थे। नरेश मीणा ने बाहर आकर कहा था कि मेरी जान को खतरा है। अब भी ये बात चल रही, क्योंकि लगातार जेलों की जिस तरह के घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, जेलों में मौत की, हत्या की खबरें बाहर आ रही हैं, तो नरेश मीणा की सुरक्षा को लेकर किस तरह की चिंता? देखो ऐसा है, जेलों में आए दिन 3-4 घटना अभी सामने आई है पिछले दिनों में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था राजस्थान की ठीक नहीं है। और भजन लाल जी को 2.5 वर्ष की खुशी मनाने के अलावा प्रशासन पे ध्यान देना चाहिए, कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए। और अगर आदमी जेल में सुरक्षित नहीं रहेगा, आपकी कस्टडी में अगर मौत हो जाती है, तो ये तो सवाल तो जनता पूछेगी कि भाई किस प्रकार से आपके शासन में इस प्रकार के कांड हो रहे हैं। क्या पता कोई षड्यंत्र हो, इसलिए जेल में किसी भी व्यक्ति के साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है। हो सकता है कि वहाँ प्रशासन का फेलियर है, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। और ये सही बात है कि नरेश मीणा जी ने पहले भी इस बात का जिक्र करा था कि उनको, उनकी जान को जोखिम है, और सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिए कि नरेश मीणा को अगर जान का जोखिम अगर जिस जेल में है, तो वहाँ से उनका जेल को शिफ्ट करना चाहिए, और ऐसी जेल जो सुरक्षित हो वहाँ पे उनको रखना चाहिए, जिससे कम से कम उनकी जान महफूज रहे। और मैं आपके माध्यम से कह दूं सरकार को कि सरकार अगर इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है, और नरेश हमारा भाई है, हमारे समाज का है, अगर उसके साथ कुछ भी होता है तो राजस्थान में जनता सड़कों पे उतरेगी, और भजन लाल सरकार को जवाब देना भारी पड़ जाएगा, और भजन लाल सरकार को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। क्योंकि हमारे लिए अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होती है, नरेश भाई के साथ में अगर कुछ भी समझौता होता है उनकी सुरक्षा को लेकर, तो कहीं ना कहीं जनता में आक्रोश पैदा होगा, और इस चीज़ को लेकर सरकार को विचार करना चाहिए। टोंक में भी जो घटना हुई है उसको लेकर लोगों की चिंता जरूर है कि इस प्रकार की चीज़ें टोंक जेल में हो रही है, तो विचार करना पड़ेगा। आपने अभी एक जिक्र किया मनोज भाई, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, मीणा समाज को बड़ी उम्मीद थी पिछले विधानसभा चुनाव में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजस्थान के मुख्यमंत्री बने। सड़कों पर डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का संघर्ष तमाम पूरे राजस्थान ने भी देखा, लेकिन अब नहीं लग रहा किरोड़ी लाल मीणा खुद ही अपनी पार्टी में राजनीति का शिकार हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी की जा रही है। देखो पावरलेस मिनिस्टर कहा जा रहा है। देखो पावरलेस मिनिस्टर किरोड़ी लाल जी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जिस व्यक्ति के पास में जनता की ताकत हो तो वो पावरलेस कभी नहीं हो सकता। ये तो मंत्री पद तो आते जाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल जी के पास में सबसे बड़ी जो ताकत है वो जनता की ताकत है। और आपने देखा होगा मीणा हाई कोर्ट में अभी जब विश्व आदिवासी दिवस डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने वहाँ मनाया था उनके नेतृत्व में, तो वहाँ लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे, और ये सरकार को ये मैसेज था कि जिसके पीछे जनता खड़ी हो उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको कमजोर नहीं कर सकते। हाँ, ये बात सही है कि सरकार उनको कमजोर करने का काम कर रही है, षड्यंत्र रचने का काम कर रही है। चाहे एसीबी वाला मामले में उनका नाम जोड़ा हो, खाद बीज के मामले में उन्हें ट्रैप कराने का प्रयास किया गया हो, लेकिन उस मामले में भी सरकार एक्सपोज हो गई कि डॉक्टर किरोड़ी लाल जी बेदाग और उसमें निकल के आए, कोई आरोप उनके ऊपर सरकार लगा नहीं पाई। क्योंकि किरोड़ी लाल जी का जो संघर्ष है वो जीवन भर उन्होंने ईमानदारी से करा है, और राजस्थान के ईमानदार नेताओं में किरोड़ी लाल जी आते हैं। और कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि लेकिन भजन लाल सरकार इस काम में जरूर लगी हुई है कि किरोड़ी लाल जी का जो पद है उसको कैसे हम ले लें और किरोड़ी लाल जी का इस्तीफा कैसे हो जाए।
इसको लेकर जरूर सरकार प्रयास करती रहती है। लेकिन मेरा मानना है कि किरोड़ी लाल जी को पदों की चिंता नहीं है। किरोड़ी लाल जी बड़े नेता है, जब मन में आएगी जब मंत्री पद छोड़ देंगे, जनता के लिए सड़कों पर संघर्ष करेंगे। आज भी संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब ये पार्टी में रह के संघर्ष कर रहे हैं, फिर सड़कों पर संघर्ष करेंगे। लेकिन मुझे उम्मीद है कि भजन लाल जी अगर जल्दी नहीं समझे इस बात को, तो पंचायत निकाय में ही किरोड़ी लाल जी भजन लाल जी को अपनी ताकत दिखा देंगे कि पंचायत चुनाव के जो परिणाम आएंगे उसके बाद क्या पता भजन लाल जी राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं रहे। ये थे हमारे साथ मनोज मीणा, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर हमसे बात की। लोकेश नागर, रिपोर्ट, भारत, जयपुर।